नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या घट रहा है, बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में। बात करेंगे दुनिया भर की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिसका सीधा असर दुनिया के हर एक देश पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या है बड़ी खबरें दुनिया के कोने कोने से जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ में। सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन यह संघर्ष और भी भयावह होता जा रहा है और इसी बीच आज एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों, यह मुलाकात है जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। कहा जा रहा है कि यह मीटिंग इस युद्ध की दशा और दिशा दोनों तय कर सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले इस मुलाकात का मकसद क्या है, इस मुलाकात से क्या निकल सकता है, इसके पहले जो मुलाकातें हुई उसमें क्या हुआ, सब कुछ डिटेल से आपके सामने रखेंगे। वर्ल्ड नाउ में फिर बात होगी अमेरिका के शिकागो शहर की, जहां इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। अमेरिका का यह शहर अफरा तफरी का गढ़ बन चुका है। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्या चल रहा है शिकागो में। शिकागो में विवाद की जड़ क्या है, कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को झटका क्यों लगा है, दिखाएंगे आपको सारी डिटेल अमेरिका के इस उथल पुथल से जुड़ी हुई। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की। जॉन बोल्टन ट्रंप के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बोल्टन पर गोपनीय सूचनाएं लीक करने का एलिगेशन लगा दिया गया है और ग्रैंड जूरी ने 18 मामले दर्ज किए हैं। वैसे ट्रंप प्रशासन में यह पहला मौका नहीं है जब किसी पूर्व अधिकारी पर ऐसे शिकंजा कसा गया हो या फिर गंभीर आरोप लगे हो, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा संवेदनशील बताया जा रहा है और राजनीतिक तौर पर इसे बहुत विस्फोटक माना जा रहा है। तो क्या जॉन बोल्टन के खिलाफ यह केस अमेरिका की सियासत को हिला सकता है? जानिए वर्ल्ड नाउ में मेरे साथ और इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो आज अमेरिका से जितनी बड़ी खबरें हैं सब आपके सामने हम वर्ल्ड नाउ में रखने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सबसे बड़ी मुलाकात के साथ। बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। यह मीटिंग बहुत मायने रखती है क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ युद्ध और विध्वंसक होती जा रही है और इसी बीच एक ऐसी मुलाकात का इंतजार है जो इस जंग के भविष्य को तय करेगा। या तो जंग खत्म हो जाएगी, यूक्रेन सरेंडर कर देगा, या फिर अमेरिका के बलबूते यह जंग और भयावह हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि मुलाकात में अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियार देने पर राजी हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने अब तक कोशिश की है कि रूस और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आ जाएं, लेकिन ना तो पुतिन बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं, ना ही जेलेंस्की पीछे हटना चाहते हैं। और अमेरिका अगर घातक हथियार यूक्रेन को देने का फैसला करता है तो ये जंग में पेट्रोल डालने जैसा होगा, यानी कि इसको और भड़काने जैसा होगा। खबर यह है कि टॉम हॉक मिसाइलें जिनकी रेंज में पूरा रूस आता है वो देने की बात चल रही है। अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है। इजराइल हमास युद्ध के थमने और शांति समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद को एक ग्लोबल पीस मेकर की भूमिका में प्रेजेंट कर रहे हैं। यह बात और है कि आधे युद्ध को लेकर उन्होंने दावे जो किए वो भ्रामक और गलत हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं दुनिया भर की जंगें रुकवाता हूं। 8 जंगें रुकवाने का दावा अभी तक वो कर रहे हैं। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी ट्रंप से उम्मीदें बांधे बैठे हैं कि शायद वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे खूनी संघर्ष को खत्म कर सके। लेकिन इस मुलाकात से पहले रूस ने यूक्रेन को तगड़ा झटका दे दिया है। रूस ने यूक्रेन पर बहुत भीषण हमला कर दिया है। दोस्तों, बता दें आपको कि यूक्रेन के एनर्जी नेटवर्क पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा ड्रोन मारे हैं रूस ने। 37 मिसाइलों से हमला किया और इसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। 8 इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया, जिसमें वेनेत्सिया, सुमी, पोल्टोवा में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। निजिन शहर में भी हमला हुआ जिसमें डाकघर क्षतिग्रस्त हो गया और यहां एक व्यक्ति घायल हुआ है क्योंकि रूस ने देर रात यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। राजधानी कीव समेत खारकीव और ओडेसा में भी मिसाइल हमलों की खबर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और नागरिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 8 यूक्रेनी इलाके में बिजली काटनी पड़ी, जिसके चलते कैपिटल कीव सहित यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब गए। देश की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी DTEK ने राजधानी कीव में बिजली गुल होने की जानकारी दी।
हमलों के कारण DTEK को मध्य पोल्टोवा इलाके में प्राकृतिक गैस उत्पादन भी रोकना पड़ा, या कि जिससे ऊर्जा संकट और ज्यादा गहरा गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसे डबल टेरर करार दिया है, यानी पहले हमला और फिर राहत कर्मियों पर दूसरा हमला। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में रूस के ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना ने साउथ रूस के सारातोव तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जो 2 महीने में ऐसा दूसरा हमला था। इस बीच जेलेंस्की वॉशिंगटन में है, अमेरिका की शरण में है, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति से पैसा और हथियार की मांग करने गए हैं। खास बात यह, इंपॉर्टेंट यह है, जिस पर नजर होनी चाहिए, जेलेंस्की अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइल मांग रहे हैं। अगर यूक्रेन को यह मिसाइल मिल गई तो समझिए कि इस युद्ध में विनाश तय है, सर्वनाश तय है, और यूक्रेन मॉस्को को निशाना बनाएगा। और पुतिन पहले ही वार्न कर चुके हैं, अगर टॉम हॉक मिसाइलें दी तो फिर यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि टॉम हॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, जिनके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए हैं। इस दौरान जेलेंस्की मॉस्को पर कुछ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की अपील कर सकते हैं। वॉशिंगटन पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बार अलग मूड में दिख रहे हैं। न केवल उन्होंने अमेरिकी समर्थन की फिर से मांग की है, बल्कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना चरमपंथी संगठन हमास से कर डाली है। जेलेंस्की के बयान से साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर रूस के खिलाफ और सख्त रुख अपनाने का दबाव बना रहे हैं। और अमेरिका अब तक रूस को कॉर्नर करने के लिए, रूस को इकोनॉमिक तौर पर तोड़ने के लिए रूस के दोस्तों पर भी कड़े कदम उठाता आया है, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां पर उन्होंने 50% का टैरिफ इंपोज कर रखा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि तेल तो हम रूस से ही लेंगे, चाहे आप जितना भी टैरिफ डाल लीजिए, क्योंकि पैसा उधर से ही बच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 2 घंटे फोन पर बातचीत की है। यह भी खबर इंटरनेशनल सूत्रों के हवाले से आई, और यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर है, जहां वो अमेरिका से अतिरिक्त सैन्य मदद मांग रहे हैं। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया में कहा कि पुतिन के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही है। पुतिन ने अमेरिका और ट्रंप को मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए बधाई दी है। दुनिया की नजरें अब इस मुलाकात पर टिकी हुई है, खासकर यूक्रेन संकट और मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका में हैं, उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सेंटर पॉइंट जो है इस मीटिंग का, वो तो युद्ध ही रहेगा, रूस यूक्रेन युद्ध। इसके अलावा और क्या क्या डिमांड यहां पर जेलेंस्की कर सकते हैं, इस पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी भी हमले की स्थिति में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से समर्थन मिलता रहे। सुरक्षा गारंटी चाहिए। यह वैसा ही है जैसे यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो टॉम हॉक मिसाइल डील है। यूक्रेन अमेरिका की लंबी दूरी टॉम हॉक मिसाइल यूज करना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है, ताकि वो रूस की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सके। और ट्रंप प्रशासन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर यह जंग नहीं रुकी तो यूक्रेन को यह मिसाइलें दे दी जाएंगी। इन मिसाइलों की सप्लाई पर गंभीर विचार चल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला ट्रंप के बुडापेस्ट में पुतिन से मिलने के बाद तय होगा, यह भी कहा जा रहा है। दोनों नेता यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और अतिरिक्त पैट्रियट सिस्टम की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, यानी कि एयर डिफेंस कैसे यूक्रेन की मजबूत की जाए, जिससे कि रूस के हमलों को रोका जा सके। तो यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करने का मुद्दा भी इस मीटिंग में रहेगा। ट्रंप ने पहले कहा था कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन अपनी भूमि पूरी की पूरी वापस ले सकता है। रूस से युद्ध विराम और कूटनीति। ट्रंप बुडापेस्ट में होने वाली आगामी पुतिन के साथ बैठक से पहले जेलेंस्की से युद्ध विराम की संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। इसका मकसद यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के संभावित रास्ते निकाले जाएं। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। यूक्रेन अपने ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा
ड्रोन हमलों से बचाव और अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों के साथ पुनर्निर्माण सहयोग जैसे मुद्दे उठाएगा। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन की पुनर्निर्माण परियोजनाओं में शामिल हो जाएं। इसके अलावा जो लेटेस्ट खुफिया इंफॉर्मेशन है, जो अमेरिकी खुफिया विभाग के पास जानकारी है, वो भी साझा की जाए यूक्रेन को। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को रूसी इलाकों में गहराई तक मौजूद ऊर्जा लक्ष्यों की खुफिया जानकारी देना शुरू किया है, जिससे रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके और यूक्रेन के अटैक को और घातक बनाया जा सके। यह पॉलिसी ट्रंप पुतिन अलास्का शिखर जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसके बाद ली गई है, क्योंकि अलास्का की मीटिंग कहते हैं फेल हो गई थी, उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। और आखिरी मुद्दा आता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का, यानी कि यूक्रेन में राजनीतिक स्थिरता कैसे लाई जाए, क्योंकि एक सवाल यह भी है कि यूक्रेन में जेलेंस्की के पांव उखड़ रहे हैं। जेलेंस्की को कई तरह के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि जेलेंस्की की जगह कोई और उनका नेतृत्व करे। तो यह भी मामला है जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप और पुतिन के बीच दूसरी बुडापेस्ट बैठक तय हो गई है। इससे पहले ट्रंप की फोन बातचीत के बाद उम्मीद है कि वो यूक्रेन को कुछ सैन्य रियायतें देने पर सहमत होंगे, ताकि रूस को बातचीत की टेबल पर लाया जा सके, रूस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सके। अगर यूक्रेन को मिसाइलें दी जाती हैं तो रूस के ऊपर सुरक्षा का खतरा मंडराएगा और इसलिए रूस बातचीत की टेबल पर आएगा। यह अमेरिका को लग रहा है, लेकिन क्या वाकई रूस ऐसा करेगा? क्योंकि इस बैठक से यूक्रेन को अतिरिक्त हथियारों और रक्षा सहयोग में राहत मिल सकती है। लेकिन ट्रंप की रूस हितैषी वार्ता रणनीति के कारण यह संभव है कि किसी भी नए सैन्य पैकेज को शांति वार्ता के दबाव के रूप में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि युद्ध के चौथे साल में दाखिल होते ही रूस यूक्रेन जंग ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। अब सबकी निगाहें ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात पर टिकी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस समय चर्चा तेज है, क्योंकि रूस ने नए सिरे से यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर भीषण हमले तेज कर दिए हैं, जिससे सर्दी की शुरुआत से पहले यूक्रेन की गैस और बिजली आपूर्ति को डैमेज किया जा सके। और अगर ऐसा कर पाए तो यूक्रेन घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन जिस टॉमहॉक मिसाइल की बात की जा रही है, जिसकी धौंस बार बार अमेरिका रूस को दे रहा है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बार बार बात कर रहे हैं, वही टॉमहॉक मिसाइल जिसे जेलेंस्की हासिल करना चाहते हैं। आखिर ये क्या बला है, क्या मसला है टॉमहॉक मिसाइल का? आइए जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, ये आप जानते हैं, जहां यूक्रेन के पांव उखड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में यूक्रेन को घातक अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल देने पर फैसला हो सकता है, जिससे मॉस्को तक हमला संभव हो जाए। जेलेंस्की ने कहा कि हम अमेरिका, यूरोप और G7 और उन सभी देशों की ओर से देख रहे हैं जिनके पास ये सिस्टम है, वो उन्हें देकर हमारे नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं। टॉमहॉक जैसे मिसाइल का यूक्रेन को मिलना रूस के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि इसकी मार बहुत घातक होती है। इस मिसाइल को बहुत ताकतवर मिसाइल माना जाता है और बहुत प्रिसीजन से अटैक करता है, बहुत प्रिसाइज अटैक करता है। टॉमहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। 450 किलो बारूद यह अपने साथ ले जा सकता है। खासियत इसकी सटीकता है, इसका निशाना है। जीपीएस और टेरेन मैपिंग से गाइडेड है। यह सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर को तबाह करने की काबिलियत है। स्पीड इसकी सबसोनिक है, लगभग 880 किलोमीटर पर घंटा। इसका वजन है 1600 किलोग्राम। विस्फोटक के साथ खाड़ी युद्ध, इराक और सीरिया में इसका इस्तेमाल किया गया है जमकर, और इसकी कामयाबी किसी से छिपी हुई नहीं है। अमेरिका ने जब भी इसका इस्तेमाल किया, तब इसने अमेरिका को 100% रिजल्ट दिया है, यानी इसकी एक्यूरेसी 100% की है। और अगर ये यूक्रेन के हाथ लगा तो अपनी एक्यूरेसी से यूक्रेन रूस को बड़ा झटका दे सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से या तो यह युद्ध अंत होगा या यह युद्ध बहुत भीषण होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देने के खिलाफ थे, अब उनके रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शांति वार्ता से इनकार करने के बाद
डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका नेटो देशों को यह मिसाइलें बेच सकता है, जो बाद में इन्हें यूक्रेन को सप्लाई करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर रूस युद्ध नहीं रोकता है तो अमेरिका नेटो के जरिए यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन जंग खत्म नहीं करते हैं तो हम उन्हें टॉम हॉक मिसाइल देने जा रहे हैं। और टॉम हॉक मिसाइल की तस्वीरें थोड़ा आप देख लीजिए कि इसे जब फायर किया जाता है तो इसे आप वॉरशिप से फायर कर सकते हैं, इसे आप मल्टीपल सिस्टम से फायर कर सकते हैं, इसे आप जमीन से फायर कर सकते हैं, इसे पानी से भी फायर किया जा सकता है। और ये मिसाइल कुछ इस तरह से अपने टारगेट को अटैक करता है। इसकी तस्वीर हमने आपके सामने लगा दी है कि अगर किसी एक स्पेसिफिक कंटेनर को निशाना बनाना है तो ये मिसाइल स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर अटैक कर सकता है। यकीन मानिए अगर ये मिसाइल यूक्रेन को दी गई तो आपको क्या लगता है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन खामोश रहेंगे? पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि यूरोप और अमेरिका के कई इलाके उनके आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में हैं। और अगर ये मिसाइलें यूक्रेन तक पहुंची तो इसका खामियाजा नेटो को और अमेरिका को भुगतना होगा। टॉम हॉक मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर तक दूरी तक मार करने में सक्षम और सटीक मार करने में सक्षम है। इसे मुख्य रूप से अमेरिका और ब्रिटिश की नौसेनाएं उपयोग करती हैं। इसकी रेंज में रूसी राजधानी मॉस्को भी शामिल है, जिससे रूस की चिंता बढ़ गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कुछ दिन पहले कि ये मिसाइलें युद्ध के मैदान में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये मिसाइलें यूक्रेन तक पहुंचती हैं तो इनके टारगेट का फैसला कौन करेगा, अमेरिकी सैन्य अधिकारी या खुद यूक्रेनी फौज? अमेरिकी मीडिया की माने तो शुरुआत में इन मिशन की मंजूरी वॉशिंगटन के नियंत्रण में रह सकती है, ताकि रूस के भीतर सीधे सीधे अमेरिकी निशाने की आशंका से बचा जा सके। फिलहाल सारी निगाहें व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के अगले कदम पर है। ट्रंप की नई रणनीति शांति को बढ़ावा देगी या टकराव बढ़ाएगी? किस दिशा में युद्ध को ले जाएगी? इसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढना चाह रही है। और साथ ही साथ कई लोग ये भी चाह रहे हैं, दुनिया के कई देश ये भी चाह रहे हैं कि इस युद्ध को अब खत्म होना चाहिए। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास भी शुरू होने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से मिलने वाले हैं और यह मुलाकात हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होने वाली। और यह जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बुडापेस्ट की तस्वीर, और उससे पहले जो तस्वीर आपने देखी वो थी अलास्का की तस्वीर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई थी। ट्रंप ने इस मुलाकात की तारीख नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। दुनिया की निगाहें अब यूरोप के दिल बुडापेस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां जल्द ही बैठक में आमने सामने होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। खबर है कि दोनों नेताओं ने हाल ही में फोन पर एक पॉजिटिव बातचीत की है, जिसके बाद ये आमने सामने की मुलाकात तय हुई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सीज फायर का होगा, अमेरिका और यूक्रेन में सीज फायर कराना। ट्रंप लंबे समय से दावा करते रहे कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को जल्द ही खत्म कर देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान ने भी इस बैठक को समर्थन दिया है। ऑर्बान ने न सिर्फ रूस के करीबी माने जाते हैं, बल्कि वो यूक्रेन युद्ध के दौरान भी बार बार शांति की अपील करते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बुडापेस्ट से दुनिया को शांति का कोई संदेश मिलेगा, या फिर यह भी एक और कूटनीतिक कोशिश बनकर रह जाएगी? इस पर हमारी नजर आएगी, लेकिन उससे पहले हमारी नजर रहेगी जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर। इस मुलाकात से जो कुछ भी निकलेगा, इस मुलाकात से जो भी अपडेट सामने आएंगी, जो भी ब्रेकिंग न्यूज सामने आएगी, वो हम आपको इंडिया डेली पर सबसे पहले बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आपको लिए चलते हैं अमेरिका के एक शहर शिकागो में। और शिकागो में इमिग्रेशन नीति को लेकर भारी विवाद मचा हुआ है और इस पे लगा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका। बता दें आपको कि शिकागो में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में
इस शहर के अंदर की राजनीतिक और सामाजिक तनाव को बढ़ाया है। ये तस्वीरें आप शिकागो की देख रहे हैं, जहां पर एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट तेज होते जा रहे हैं। शिकागो में आइस एजेंट्स ने एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी पर आरोप है, ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरोप यह है कि वो गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहा है। सवाल उठता है कि अमेरिका जैसे देश में एक पुलिस अधिकारी गैर कानूनी रूप से कैसे पहुंच सकता है, कैसे भर्ती हो सकता है, कैसे सर्विस कर सकता है। और सवाल तो यह भी है कि शिकागो में अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई में कैसे शामिल रहा है। अमेरिका के शिकागो में क्या हो रहा है, पहले यह समझिए। अमेरिका के शिकागो में इन दिनों इमिग्रेशन लॉ को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टर्म में जब से वो इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त बना रहे हैं, तब से यहां पर यह हंगामा, यह बवाल, यह प्रोटेस्ट, यह प्रदर्शन चल रहा है। 5 हफ्ते पहले इमिग्रेशन को लेकर जो कार्रवाई शुरू की गई थी, वो हाल के दिनों में सबसे अराजक और बवाली ऑपरेशन में बदल गया है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है। अगर आप शिकागो की बात करेंगे तो शिकागो से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं परेशान करने वाली, जहां प्रोटेस्टर्स के ऊपर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। माना यह जाता है कि शिकागो में 5 लाख विदेशी मूल के लोग रहते हैं और यहां पर इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आइस और बॉर्डर पेट्रोल एजेंट चर्च, स्कूल, अपार्टमेंट, बिल्डिंग और यहां तक कि कब्रिस्तान के बाहर भी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप कब्र में लेटे लोगों को भी इमिग्रेशन कानून के तहत उठाकर कहीं अमेरिका से बाहर ना कर दें। खैर, कहा यह जा रहा है कि जो भी एजेंट्स वहां पहुंचते हैं उनके हाथों में बंदूक होती है और वो विदेशी मूल के लोगों से वीजा दिखाने की मांग करते हैं। इतना ही नहीं, कानूनी तौर पर रहने की इजाजत पाने वाला अगर कागज लेकर नहीं चलता है तो उस पर $130 का जुर्माना लगाया जा रहा है और इसका असर पूरे शहर में दिख रहा है। साल 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पोर्टलैंड में कई महीनों तक प्रदर्शन हुए थे। अब कई स्थानीय समूह आइस के विरोध में एकजुट हो गए। आपको बताते हैं अमेरिका में कब कब आइस ऑफिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जून 2025 में लॉस एंजल्स में आइस ऑफिस के बाहर हिंसक झड़प हुई। जुलाई 2025 में अल्वाराडो, टेक्सास में आइस डिटेंशन सेंटर पर हमला हुआ, जहां एक पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। जुलाई 2025 में सेंट एंटोनियो, टेक्सास में एक व्यक्ति ने आइस के ऑफिस पर हमला कर दिया। हमलावर ने कार्यालय की ऑफिस की खिड़कियों पर गोलीबारी की, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया। अप्रैल 2024 में, हालांकि अप्रैल 2024 का मामला बाइडेन के समय का मामला था, लेकिन तब भी टेक्सास सुलग रहा था। यहां सैन एंटोनियो, टेक्सास में आइस ऑफिस पर तोड़फोड़ हुई और पेट्रोल बम भी फेंका गया। अगस्त 2019 ये ट्रंप रिजीम के पहले रिजीम का मामला था, जहां सैन एंटोनियो में ही हमला हुआ। टेक्सास में डिटेंशन सेंटर पर फायरिंग कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती के फैसले पर अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें निचली अदालत के रोक के आदेश को हटाने की मांग की गई थी। अब आदेश क्या था और उस पर झटका क्या लगा है, यह आपको बताते हैं। नेशनल गार्ड्स तैनात करने की बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, लेकिन अदालत ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती पर रोक लगा दी। निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाई। नियमों का पालन कराने पर कोर्ट का जोर है और 23 अक्टूबर तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। जेबी फ्रिस्कर और ब्रैंडन जॉनसन ने फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। यहां डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। शिकागो में बढ़ते क्राइम और इमिग्रेशन एजेंसियों की सुरक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों नेशनल गार्ड सैनिकों को शिकागो में भेजने का और डिप्लॉय करने का आदेश दिया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन और नागरिक संगठनों ने इसे नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपील अदालत की तरफ से जारी बयान में
स्पष्ट कहा गया है कि फेडरल सरकार की अप्रवासन नीतियां और कार्रवाइयों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की उत्साही, लंबी और कभी कभी हिंसक कार्रवाइयां सरकार के खिलाफ विद्रोह का खतरा पैदा नहीं करती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया में शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका सुलग रहा है। अपने ही देश के हालात ठीक नहीं हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ, महंगाई, और उसमें से शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। अप्रैल में अमेरिका में जो प्रदर्शन हुआ वो इस साल का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जाता है, इसी साल। और शिकागो की इस घटना ने अमेरिका में नस्लीय और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर फिर से बड़ी बहस छेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1807 के विद्रोह अधिनियम यानी इंसरेक्शन एक्ट को लागू करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर डेमोक्रेट शासित राज्य उनकी नीतियों को नहीं मानते, उनकी नीतियों को रोकते हैं, तो वो आर्मी और नेशनल गार्ड को सीधा सड़क पर उतार देंगे। यानी समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मामला पॉलिटिकल है। वो डेमोक्रेट्स को बर्दाश्त करने के भी मूड में नहीं है। पक्ष और विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे यहां आप देखते होंगे कि भाई पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष में संघर्ष होता है, बाकी पार्लियामेंट के बाहर पर्सनल लाइफ में आप देखेंगे तो नेता जो है वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मोस्टली, सबकी बात ना भी करें। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स को फूटी नजर नहीं देखना चाह रहे, और उन्हें ऐलान किया है कि सारे फैसले मानने होंगे जो भी अमेरिकी सरकार कर रही है वो फेडरल गवर्नमेंट को मानने होंगे, और नहीं मानने पर आर्मी भेज दूंगा पीछे से। इसलिए अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई। ट्रंप ने खुलकर कहा है कि वो इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो कानून जो राष्ट्रपति को सैन्य बलों को घरेलू स्तर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। यह अधिनियम तकरीबन 200 साल पुराना है, और इतिहास में कुछ ही बार ऐसे हालात पैदा हुए हैं जब सिविल राइट्स मूवमेंट हो या दंगों को कंट्रोल करने के लिए इसे लागू किया गया हो। लेकिन ट्रंप की धमकी का राजनीतिक और संवैधानिक असर अब गहरा रहा है। राजनीतिक तौर पर इस एक्ट का इस्तेमाल करना अमेरिका में एक बड़े विद्रोह को जन्म दे सकता है। आपको बताते हैं कि यह एक्ट है क्या। बेसिकली यह एक्ट करता क्या है। इंसरेक्शन एक्ट 1807, जिसे डोनाल्ड ट्रंप लागू करने की धमकी दे रहे हैं, यह अमेरिका का एक 200 साल पुराना कानून है। इसे 1792 में पारित किया गया था। राज्य के गवर्नर या स्थानीय अधिकारी खुद अगर हालात को नहीं संभाल पा रहे हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहां अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उन्हें नागरिक व्यवस्था बहाल करना होगा। किसी नागरिक के अधिकार की हानि नहीं होनी चाहिए। इसे बेसिकली हिंसक विद्रोह या देश के खिलाफ बगावत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, जहां सेना या नेशनल गार्ड की तैनाती की जाती है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में एक और एक्ट है, पीसी एक्ट नाम का, और कानून सेना को देश के अंदर इस्तेमाल करने से रोकता है। लेकिन इंसरेक्शन एक्ट इस रोक से एक लीगल एक्सप्रेशन आप इसे कह सकते हैं, वो प्रदान करता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि बगावत या विद्रोह की स्थिति है तो वो सेना बुला सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली टूल के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एक्ट का दुरुपयोग करने वाली बात आप कह सकते हैं। इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के कई शहर जैसे कि पोर्टलैंड, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। इनमें से कुछ प्रदर्शन हिंसक भी हुए हैं। जब किसी भी प्रोटेस्ट में कुप्रबंधन शामिल हो जाता है, मिसमैनेजमेंट शामिल हो जाता है, तो वो प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। अब आप नेपाल के प्रोटेस्ट को ले लीजिए। नेपाल का प्रोटेस्ट शुरू में ठीक था, लेकिन जैसे उसे दबाने की और कुचलने की कोशिश की गई, लोगों का, युवाओं का गुस्सा नेपाल में भड़क गया। वहां पर उस प्रोटेस्ट
के लिए अगर मैनेजमेंट सही तरीके से सरकार करा पाती, उनकी बातों को मानती, सुनती, बातचीत के टेबल पर लाती, तो नेपाल कभी नहीं जलता। ठीक इसी तरह से अमेरिका में भी नेशनल गार्ड्स को डालकर डोनाल्ड ट्रंप अपने खिलाफ किसी भी प्रदर्शन को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। ट्रंप ने इन प्रदर्शनों को क्रिमिनल इंसरेक्शन यानी कि आपराधिक विद्रोह बताया है और डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, आप इसे धमकी भी कह सकते हैं, कि अगर गवर्नर और मेयर हालात से नहीं निपटते हैं तो वो इंसरेक्शन एक्ट A1807 धारा 7 लागू कर सकते हैं। एक ऐसा कानून जो राष्ट्रपति को डायरेक्ट आर्मी की तैनाती का परमिशन देता है। अब ये इंसरेक्शन एक्ट इससे पहले इस्तेमाल हुआ है क्या, या हुआ है तो कब कब हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1807 में इसका इस्तेमाल किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन हुआ करते थे और कहा जा रहा है कि इसे एरन बर की कथित साजिश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिसे बर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। संघीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह की आशंका थी, तभी इस अधिनियम का पहला इस्तेमाल हुआ और सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी गई। फिर 1861 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने सिविल वॉर, अमेरिका के सिविल वॉर के समय इसका इस्तेमाल किया। दक्षिण राज्यों का अलगाव और कॉन्फेडरेट राज्यों के खिलाफ सेना की तैनाती की गई। फिर 1957 में राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने इसका इस्तेमाल किया अरकांसस में, जहां पर एक हाई स्कूल में नस्लीय एकीकरण का मामला सामने आया था, जिसका गवर्नर ओरवल फेबियस ने विरोध किया था। तब यहां पर इस एक्ट को लागू करके यहां संघीय सेना यानी कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई। फिर 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने मिसिसिपी में इसका इस्तेमाल किया था, जहां पर जेम्स मेरेडिथ को यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में घुसने से रोका गया था। कैनेडी ने सेना भेज दी, हिंसा के बीच एकीकरण यहां सुनिश्चित किया गया। 1963 में फिर जॉन एफ कैनेडी ने इस एक्ट का इस्तेमाल किया एलेबामा में, जहां गवर्नर वॉलेस ने नस्लीय एकीकरण को रोका था। संघीय हस्तक्षेप से यूनिवर्सिटी ऑफ एलेबामा में अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों को प्रवेश कराया गया। फिर 1967 में लिंडन बी जॉनसन ने इसका इस्तेमाल किया, जब डिट्रॉइट में दंगे हो रहे थे। इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे खूनी दंगा माना जाता है। यहां इस दंगे में 43 लोग मारे गए थे, जहां पर व्यापक तौर पर नस्लीय दंगे हुए थे और हिंसा भी हुई थी। और यहां पर गवर्नर ने डिमांड की थी कि अमेरिकी सरकार से कि फॉरेन आर्मी भेजिए आप। फिर 1989 में जॉर्ज H.W. बुश ने, जो कि सीनियर बुश थे, उन्होंने वर्जिन आइलैंड पर इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां पर बहुत जबरदस्त हरिकेन आया था जिसका नाम था ह्यूगो, और हरिकेन के गुजर जाने के बाद बड़े पैमाने पर लूटपाट और हिंसा को अंजाम दिया गया। तब जाकर इंसरेक्शन एक्ट के तहत नेशनल गार्ड की तैनाती की गई और हिंसा और लूटपाट को रोका गया। फिर 1992 में जॉर्ज W. बुश ने इसका इस्तेमाल किया, जहां पर लॉस एंजलिस में दंगे हो गए थे। रॉडनी किंग केस के बाद हिंसा हुई थी। कैलिफोर्निया में दंगों को कंट्रोल करने के लिए सेना भेजी गई थी। ये कुछ ऐसे मामले थे जब हिंसा, नस्लीय भेदभाव और दंगों के बाद इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कभी भी राजनीतिक विरोध की वजह से इस एक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि आज ऐसा करने की कोशिश की जा रही है, जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डेमोक्रेट शासित राज्यों ने अगर हमारे फैसले नहीं माने तो हम गार्ड्स भेजेंगे या सेना भेजेंगे। इस एक्ट का इस्तेमाल सिर्फ व्यवस्था बहाल करने के लिए नहीं, बल्कि संघीय सत्ता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का सवाल रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देखना होगा कि अदालत का यह फैसला संघीय और राज्य अधिकारों के बीच संतुलन पर एक और बड़ी बहस को जन्म देता है या कोई सॉल्यूशन देता है, क्योंकि शिकागो अब इस कानूनी लड़ाई का एक नया केंद्र बन चुका है। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता आई है, तब से आए दिन किसी ना किसी ऐसे अधिकारी पर गाज गिर रही है जो वर्तमान या अतीत में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर चुका है। और इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है।
इस लिस्ट में नया नाम आया है पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन का। 76 साल के जॉन बोल्टन पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप लगे और इसकी वजह से संघीय ग्रैंड जूरी ने, फेडरल कोर्ट ने 18 मामले दर्ज किए हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन है फॉर्मर एनएसए जॉन रॉबर्ट बोल्टन। भारत के वैसे बड़े पक्षधर माने जाते हैं और भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ भी लगा चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए हैं, फॉर्मर। इनका जन्म जो है वो 20 नवंबर 1948 को हुआ। पहली पत्नी क्रिस्टीन बोल्टन, दूसरी पत्नी ग्रेचेन स्मिथ, एक बेटी परिवार में। 2005 में जॉर्ज बुश ने यूएन में इन्हें राजदूत बनाया। 2018 में ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। 2019 में ईरान पर हमला नहीं करने की वजह से भड़क गए, जिसके बाद ट्रंप ने बोल्टन को निकालने का ऐलान कर दिया और बोल्टन ने कहा कि उन्हें निकाला नहीं गया, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से बोल्टन ट्रंप की नीतियों के बड़े खतरनाक आलोचक हो गए और आपने इनके कुछ बयान सुने भी होंगे भारत अमेरिका के जब टैरिफ का टसल चल रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि बोल्टन ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। दोनों के शुरुआती दौर में रिश्ते बहुत अच्छे थे, जैसे कभी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच हुआ करता था। और कहा यह जाता है कि बोल्टन ट्रंप के बड़े करीबी थे, लेकिन विदेश नीति और कई अहम मामलों में मतभेद के चलते यह दोस्ती लंबी नहीं टिक पाई। हाल ही में बोल्टन ने ट्रंप के खिलाफ जाकर भारत को बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जॉन बोल्टन ने ट्रंप प्रशासन में काम करते वक्त अपनी गतिविधियों के नोट्स और डायरी एंट्रीज, AOL एक ईमेल सर्विस है, इसके ईमेल अकाउंट पे सेव की थी। जैसे जीमेल है वैसे ही AOL भी एक ईमेल सर्विस है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन नोट्स में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील बातें शामिल थी, जिन्हें उन्होंने खुद को और परिवार को मेल किया था। 76 साल के बोल्टन अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अब एलिगेशन क्या है, बोल्टन पर लगे आरोप क्या हैं, इसको देख लेते हैं। बोल्टन पर 2 प्रमुख श्रेणियों में आरोप लगाए गए हैं। गोपनीय राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज अपने पास रखने के 10 आरोप हैं और अनाधिकृत रूप से, अनऑथराइज तरीके से साझा करने या मेल करने के 8 एलिगेशन लगे हैं। बोल्टन के खिलाफ पहली जांच साल 2021 में शुरू हुई और अब 18 मामलों में बोल्टन के खिलाफ जांच चल रही है। साल 2021 में बोल्टन का ईमेल अकाउंट ईरानी हैकर्स ने हैक कर लिया। हैकर्स ने धमकी दी थी कि अगर बोल्टन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो ये जानकारी लीक कर देंगे, जैसे 2016 में हिलेरी क्लिंटन के ईमेल लीक हुए थे। बता दें कि बोल्टन ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने के फैसले को बहुत बड़ी भूल करार दी है। उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिका को उल्टा पड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत को रूस और चीन से दूर रखने के लिए कई साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो कोशिश कमजोर पड़ चुकी है। इसके अलावा बोल्टन ने पिछले महीने कहा था कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच पहले की खास दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। बोल्टन ने ट्रंप पर आरोप को बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि यह ट्रंप के आलोचकों को डराने की कोशिश है, डराने का तरीका है। मैं अपने खिलाफ लगे झूठे आरोपों का कानूनी तौर पर जवाब दूंगा। बोल्टन के वकील का कहना है कि यह मामला पहले ही निपट चुका था। वकील ने कहा कि डायरी रखना अपराध नहीं है और यह दस्तावेज FBI के रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज है।
कभी दोस्त रहे बोल्टन और ट्रंप के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण हो गए। बोल्टन ने 2019 में इस्तीफा देने के बाद ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना की थी और बाद में 2020 में किताब द रूम वेयर इट हैपेंड प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल में हुई कई आंतरिक चर्चाओं और फैसलों को उजागर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो आनन फानन में इस किताब को ही रिलीज होने से रोकने की कोशिश की कि भाई आदमी क्या कर रहा है, तो पर्चे खोल देगा, पर्चा फाड़ देगा। लेकिन अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को यहां भी झटका दिया और बोल्टन को किताब छापने की और रिलीज करने की परमिशन दे दी। तब बोल्टन और ट्रंप के रिश्ते में 2019 से खटास आ गई, जब बोल्टन ने अफगानिस्तान में तालिबान नेताओं से बैठक की योजना की आलोचना की। इसके बाद ट्रंप ने ट्वीट कर बोल्टन को पद से हटा दिया। बोल्टन ने दावा किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया था, जबकि ट्रंप ने इसे बर्खास्तगी बताया। इस घटना के बाद से दोनों के रिश्ते और खराब हो गए। ट्रंप अब भी बोल्टन को झूठा और धोखेबाज करार देते हैं। अच्छा, बोल्टन भी ट्रंप को यही कहते हैं, झूठा और धोखेबाज। उन्होंने हाल ही में कहा कि वो एक बुरा आदमी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोल्टन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि यह सब ट्रंप की तरफ से उन्हें निशाना बनाने की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की थी। बोल्टन ने कहा कि मैंने 40 वर्षों तक अमेरिका की सुरक्षा नीति के लिए काम किया। यह पूरा मामला उन लोगों को डराने के लिए है जो ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए थे। यह वही सोच है जो सोवियत यूनियन के तानाशाह स्टालिन की थी। मुझे आदमी दो, मैं उसका अपराध ढूंढ लूंगा। पिछले 30 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तीसरे हाई प्रोफाइल राजनीतिक विरोधी पर व्यापक शिकंजा कसा है, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लिटिशिया जेम्स और सीनेटर एडम शिफ भी शामिल हैं। अब इनके बीच में क्या विवाद है, ये भी जल्दी से देख लेते हैं। साल 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 17 में अमेरिकी चुनाव पर रूसी प्रभाव की जांच की गई। यह जांच कोमी की अगुवाई में हुई थी। ये वही शख्स हैं जिनकी अगुवाई में जांच हुई थी और ट्रंप को अंदेशा था कि कोमी उन्हें फंसा सकते हैं। मई 2017 में अचानक ट्रंप ने कोमी को एफबीआई डायरेक्टर के पद से हटा दिया, यानी ये भाई साहब एफबीआई डायरेक्टर के पद से गए। उसके बाद कोमी ने अपनी किताब अ हायर लॉयल्टी लिखकर ट्रंप पर बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए। इसके बाद दूसरा मामला ले लीजिए, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के साथ क्या हुआ, लिटिशिया जेम्स के साथ। ट्रंप के खिलाफ केस लड़ने वाली लिटिशिया पर धोखाधड़ी का केस कर दिया गया। डेमोक्रेट्स इसे राजनीतिक प्रतिशोध मानते हैं और कहते हैं यह आरोप बेबुनियाद है, ट्रंप का मकसद सिर्फ बदला लेना है। एक और मामला देख लीजिए, सीनेटर वाला, एडम शिफ पर क्यों शिकंजा कसा। डेमोक्रेटिक सीनेटर पर आपराधिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। ट्रंप ने दावा किया कि डेमोक्रेटिक नेता एक घोटालेबाज हैं। शिफ की हरकतें अमेरिकी जनता को धोखा देने की कोशिश है, ट्रंप ने कहा, जबकि सीनेटर यह कहते रहे कि यह उनसे बदला लेने की कार्रवाई है। यानी अब तक आप डोनाल्ड ट्रंप को समझ गए होंगे, अगर बदला चाहिए तो फिर चाहिए, फिर चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ट्विटर जैसी अपनी मंचों पर और सार्वजनिक भाषणों में इन विरोधियों के खिलाफ अभियोजन की अपील की। पुलिस अधिकारियों और न्याय विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यानी ट्रंप ने पिछले 30 दिन में अपने राजनीतिक विरोधियों पर कानूनी, प्रशासनिक और सार्वजनिक स्तर पर दबाव बढ़ाकर अपने तीसरे हाई प्रोफाइल विरोधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जो अमेरिकी राजनीति में एक बड़े विवादास्पद फैसले के रूप में देखा जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला अमेरिका की राजनीति को क्या मोड़ देगा, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को किस चश्मे से देखा जाएगा, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। आप फैसला कीजिए।
क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला सही है या फिर एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक बदला है?